मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यह है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश कुमार बंडवाल सर का है। इसमें कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी फैक्ट्स को इसमें समावेशन किया गया है, जो कि आपके जितने भी वनडे प्रकार के परीक्षाएं होती है उन सारे परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए इसे इत्मीनान से सुनिए। इस पुस्तक में पॉलिटी सेक्शन से ही शुरुआत किया गया है, इसलिए हम भी इस पॉलिटी सेक्शन को ही शुरुआत किए हैं। तो चलिए, अभी तक हम लोग जो है इसमें 4 वीडियो देख चुके हैं। 4 वीडियो के अंतर्गत हम लोग संविधान के भाग 5 तक को भी देख चुके हैं, संपन्न कर चुके हैं। संविधान 5 में जो है केंद्र के सिस्टम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी जो इस वीडियो को हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है राज्यों की शासन पद्धति, राज्य के शासन सिस्टम को देखेंगे। राज्यों के शासन पद्धति और राज्यों के शासन सिस्टम कहिए, इसमें जो है क्या क्या आते हैं। तो राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद आते हैं, और विधानमंडल आते हैं, महाधिवक्ता आते हैं, और हाईकोर्ट आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो यह वीडियो संख्या हो गई 5, और फिर जो है यह संविधान का भाग 6 हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, देखिए, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? ये कनाडा के संविधान से अनुसरण किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। राज्यों में राज्यपाल को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, इन द सेंस नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इससे एक सेंस और निकला कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, इसका जो है नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से करते हैं? तो नहीं। एक सवाल और बना, तो विवेक से नहीं करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नियुक्ति संबंधी समिति की सिफारिश पर करते हैं, इन द सेंस प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज़ और समझिए कि राज्यपाल को जो पद होता है, प्रसाद पर्यंत पद होता है। राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति उनसे कभी भी पद से हटा सकते हैं, कभी भी नियुक्त कर सकते हैं, कभी भी जो है को स्थानांतरण कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनको नियुक्त किया जा सकता है। किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री के कहने पर, है ना। कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है। तो ये इसलिए इसे जो है प्रसाद पर्यंत पद कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है राज्यों में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। संवैधानिक प्रमुख का मतलब हो गया कि राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से संचालित होगा, और केंद्र का शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। ये बात है। अगला है, देखिए, किसी राज्य में उप राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। तो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अभी हम लोग पहला बिंदु में ही इस बात को कंफर्म हो गए, क्लियर कर लिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ें। अगला देखिए क्वेश्चन, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद के कुल सीटों का 1/6 सीट विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वैसे विशिष्ट व्यक्तियों को जो कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में विशिष्ट, है ना, भूमिका निभाया हो या विशिष्टता रखता हो, है ना। तो ये चीज़ है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल भी जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्य को नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं, है ना। ये चीज़ है। अब ये विधान परिषद क्या होता है ये समझिए। जिस प्रकार से केंद्र में विधि बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं, जिसके उछली सदन को राज्यसभा और निचली सदन को लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार से जो है राज्यों में भी विधि बनाने वाली संस्था को विधानमंडल कहते हैं, जिसमें निचली सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। लेकिन एक बात और भी यह सच है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, है ना। प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो है, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। कुछ ही राज्यों में है, सीमित राज्यों में है, 6 राज्यों में है ना, जिसमें से अपना बिहार भी आता है। ठीक है ना। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है, विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। आगे चलते हैं।
यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति को जो पहले से संसद का सदस्य है या किसी विधानसभा का सदस्य है या किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य है, तो उसकी नियुक्ति अगर किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर हो गई है तो जिस दिन से नियुक्ति हो गई उस दिन से उसका वह सीट खाली माना जाएगा, जो वो सांसद का सदस्य के तौर पर या विधानसभा का जो सीट है वो खाली माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। आगे देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। देखिए, राज्यों में जितने भी मंत्री होंगे, मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार केंद्र में जो है मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब ये जनजातीय कल्याण मंत्री क्या है? जनजातियों के कल्याण से संबंधित एक अलग प्रकार के एक विभाग है, मंत्रालय है ना, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा में ही यह व्यवस्था है। तो पूरे भारतवर्ष में इस 4 राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री नाम के एक पद भी है। हालांकि बिहार में भी इस प्रकार के मंत्री पद हुआ करते थे, लेकिन जब से झारखंड अलग हो गया तो यह पद अब बिहार से खत्म हो गया है। आगे, राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? 17वां का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति को भी 17वां करने का शक्ति है संसद का, और राज्यपाल को है विधानमंडल का 17वां करने का। 17वां का मतलब होता है कि मीटिंग को स्थगन करना कुछ दिनों के लिए, है ना, कार्यवाही को, संसद को स्थगन करना, या राज्यपाल अगर दे रहे हैं आदेश तो इसका मतलब विधानमंडल को कुछ दिनों के लिए स्थगन करना, आदेश जारी करके, है ना। तो इसको कहते हैं 17वां। और 17 आहूत का मतलब होता है ये भी राज्यपाल के द्वारा ही राज्य में होगा और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा होगा। तो 17 आहूत का मतलब होता है कि जो है मीटिंग को बुलाया जाना। जितने भी सत्र होते हैं साल में, है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र, बजट सत्र, है ना, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, जो भी सत्र होते हैं, 4 सत्र होते हैं, उस चारों सत्र को जब भी बुलाया जाएगा तो अगर राज्य में विधानमंडल का जो मीटिंग बुलाना है तो राज्यपाल बुलाएंगे, और केंद्र में संसद का मीटिंग बुलाना है तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो बुलाने को कहेंगे सत्र आहूत और स्थगन करने को कहेंगे सत्रवसान, है ना, सत्रवसान। अगला है, देखिए, राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो यहाँ पर है जिला न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनकी नियुक्ति, उनका ट्रांसफ़र और उनका प्रमोशन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किनके सलाह पर करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। ठीक है ना, ये चीज़ें। आगे देखिए, राज्यपाल के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के वेतन भत्ते केंद्र के संचित निधि से दिए जाते थे, हैं, उसी प्रकार से राज्यों के राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसे चुनकर जो है निर्वाचन इनका नहीं होता। इनको तो सिर्फ जो है प्रसाद पर्यंत पद के नाते इनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें कोई मतलब ही नहीं हो जाता है कि इन पर महाभियोग से हटाया जाए। इसे तो राष्ट्रपति जब मन तब हटा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है जो है महाभियोग की, लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में है, क्योंकि राष्ट्रपति को एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है ना, ये चीज़ है। अगला है, देखिए, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। मतलब है कि जो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद से कोई विधेयक पारित हो गया, बिल पारित हो गया, तो वह कहाँ जाएगा हस्ताक्षर के लिए? राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल को वह शक्ति प्राप्त है वीटो कि जो है या तो वह हस्ताक्षर कर दे या वह जो है कुछ दिनों के लिए जो है पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर जो है राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ले। राष्ट्रपति का क्या उस विषय पर मंतव्य है, इसके लिए वो आरक्षित रख ले कुछ दिनों के लिए, है ना, ये अधिकार है 201 के तहत। यही चीज़ अगर राष्ट्रपति के केस में देखिएगा तो यह चीज़ 111 अनुच्छेद है, जिसमें राष्ट्रपति को वीटो प्राप्त है ना, ये चीज़। और
किसी बिल पर हस्ताक्षर करने का भी शक्ति 111 में ही है और वीटो लगाने का भी शक्ति 111 में ही है, राष्ट्रपति के संदर्भ में यही बात है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक के राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्यता रखते हैं। मतलब इस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया कि जो एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल का कार्यभार भी सौंपा जा सकता है। दूसरी बात जो है, एक ही व्यक्ति को कितने बार भी राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति का मतलब होता है नियुक्ति एंड नियुक्ति एंड नियुक्ति, मतलब पुनः नियुक्त करना। ठीक है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति जो है कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल भी जो है राज्य के शासन से संबंधित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त करते हैं। जैसे कि राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं, कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है मुख्यमंत्री के सलाह पर? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है उनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बात। विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करते हैं, गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तुलना करिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और याद भी होगा, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये बात सही है कि देखिए किसी भी उच्च न्यायालय में जो कि किसी न किसी राज्य में होता है, तो उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करने का शक्ति राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम के सलाह को मानते हैं। और कॉलेजियम क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक ग्रुप है जो परामर्श करते हैं राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए, है ना, नाम सुझाते हैं। तो फिर राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। तो हाई कोर्ट के जजों के लिए भी यही प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। लेकिन एक प्रोटोकॉल के तौर पर, खानापूर्ति के तौर पर, जिस राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल से बस एक परामर्श ले लिया जाता है, मंतव्य जान लिया जाता है ना। उनको मानना नहीं मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है ना, लेकिन बस ये एक प्रोटोकॉल है बस। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला है देखिए, राज्यपाल को, बड़ा अंदरूनी बात है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है अंदरूनी। ये है, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी नहीं प्राप्त है। देखिए एक यह भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है ना। राज्य लोक सेवा आयोग जिसको आप स्टेट पीसीएस कहते हैं, तो बिहार में कौन है? तो बीपीएससी है। तो बीपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन इसे हटाने का अधिकार, है ना, पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। नियुक्ति तो कर सकते हैं लेकिन हटाने का शक्ति नहीं है। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है, ये चीज़। अब देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या हो गया? यूटीज हो गया, यूनियन टेरिटोरीज। और यूनियन टेरिटोरीज में जो भी उपराज्यपाल होते हैं, चाहे प्रशासक होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत की सरकार, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, जो कि संयुक्त प्रांत की जो है राज्यपाल बनी थी। संयुक्त प्रांत मतलब था यूपी का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, है ना। ये अगला है देखिए, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? इस अनुच्छेद 333 के द्वारा। इसका मतलब है, कह रहा है कि जो जितने भी विधानसभा है राज्यों का, सभी राज्यों के विधानसभा में एक एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किए जाने का शक्ति राज्यपाल को दिया गया है अनुच्छेद 333 के तहत, है ना, ये चीज़। लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन को, संसद में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने का और राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 विशिष्ट व्यक्ति जो कि कला, शिक्षा, है ना, जो है विज्ञान आदि के क्षेत्र में विशिष्टता रखते हों, है ना। यहाँ एंग्लो इंडियन वाली बात है।
अगला देखिए, एक अनुच्छेद राज्यपाल से रिलेटेड 153 क्या कहता है, राज्यों का राज्यपाल होगा जो कि संवैधानिक प्रमुख होगा, मतलब राज्यपाल के बारे में एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 154 क्या कहता है, देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होना है, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, मतलब राज्य का शासन प्रशासन राज्यपाल के नाम से होगा, ठीक है ना। जो 160 क्या कहता है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, है ना, विशेष परिस्थिति में राज्यपाल के क्या कार्य होंगे इसके बारे में बताया गया है। 161 क्या कहता है, क्षमादान, राज्यपाल के द्वारा क्षमादान करने की शक्ति के बारे में बताया गया है कि किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को जो है सजा को कम करना, निलंबन, परिहार, लघुकरण करने का शक्ति राज्यपाल को है। लेकिन देखिए, प्राण दंड को क्षमा देने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, राष्ट्रपति के क्षमादान को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, है ना, ये चीज़ है। लेकिन राज्यपाल को भी क्षमादान का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत, ठीक, ये चीज़ है। राष्ट्रपति को 72 और इनको 161 के तहत थोड़ा सा का अंतर है कि राष्ट्रपति प्राण दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल प्राण दंड को क्षमा नहीं कर सकते। बाकी चीज़ों में देखिए क्षमा को कम कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है कि राज्यपाल जो ये क्षमा करते हैं वो उसी मामलों में करते हैं जो कि राज्य द्वारा बनाए गए कोई कानून का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को सजा मिला हो, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अनुच्छेद 163 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। हम जानते हैं कि राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह राज्य के शासन चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए वह खुद तो करते नहीं है, इसलिए उनको इस काम को धरातल पर उतारने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है, जो कि अनुच्छेद 163 कहता है ना। तो मंत्रिपरिषद में मुख्य भूमिका में कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं। ये राज्यपाल के पूरे पावर को यूटिलाइज करते हैं, धरातल पर उसको लागू करने का जो है काम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसलिए मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग, मतलब राज्य के शासन में मंत्रिपरिषद के द्वारा सहयोग, ये हुआ। उसी प्रकार से केंद्र में भी है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को परामर्श और सलाह करने के लिए है, मतलब राष्ट्रपति को जो शासन करने की जिम्मेदारी है पूरे देश में, तो राष्ट्रपति खुद तो करेंगे नहीं, तो वही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से राज्य में यही बात है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है, देखिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को पर राज्यपाल की अनुमति के बारे में बताया गया है। 201 कहता है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। मतलब है कि देखिए, जिस प्रकार से अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी विधेयक को जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के आए विधेयक को राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, और तो ठीक उसी प्रकार से, मतलब वीटो की भी बात कही गई थी राष्ट्रपति के केस में, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल के संदर्भ में भी यही बात है कि उनके पास विधानसभा से पारित कोई विधेयक जाएगा तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और एक शक्ति एक्स्ट्रा है राज्यपाल को, जो कि वो राष्ट्रपति को दिखाने के लिए भी वह रख सकते हैं, है ना, ये बात है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। मतलब राज्यपाल को वह जो है, राज्यपाल को क्या कही कि राज्यपाल एक ऐसा पद है जो सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया है। मतलब एक प्रकार से एक सोने के चिड़िया है, गुलाम है ना, केंद्र का गुलाम समझिए, एक एजेंट के तौर पर राज्य में काम करते हैं। और जो राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं उनके सलाह को मानना होता है, तो एक प्रकार से चिड़िया ही हो गया, ये है। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटर, देखिए है ना, जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार से राज्य में राज्य विधानमंडल होते हैं, ठीक है। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। राज्यों में वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण करता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी जो होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये पूरे देश में जो वित्तीय अनियमितता होती है उनकी जांच करती है ना। तो वित्तीय लेखों का पर कंट्रोल रखता है कि आखिर करप्शन तो नहीं हुआ है, जिस मद में जिस विषय के खर्चे के लिए पैसा निकासी की गई है, तो क्या बजट में प्रावधान किया गया था उसी संदर्भ में उसी मायने में खर्च हुआ है कि नहीं, कि या दूसरा काम कर लिया गया है। इस चीज़ का हिसाब लेखा को जोखा
जो है वो देखते हैं, हर विभाग का आकलन करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं सारे विभागों का जो है ऑडिटिंग करते हैं, साथ ही साथ राज्य सरकारों का भी ऑडिटिंग करते हैं, है ना। तो ये है, परीक्षण करते हैं। ठीक, ये हो गया। तो अगला है, देखिए, राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा की जाती है। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधानमंडल में जो है एक विधानसभा होता है और दूसरा विधान परिषद होता है। तो विधान सभा तो सभी राज्यों में है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में है अभी वर्तमान में। तो क्यों नहीं है? अगर ये होगा भी तो इसके लिए क्या प्रोविजन है कि कैसे इसमें जो है किसी राज्य में विधान परिषद को जो है व्यवस्था किया जाए? तो इसके लिए एक ही तरीका है कि जो है उस राज्य के विधानसभा के द्वारा, है ना, देखिए, उस राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित अगर कोई बिल प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और उस पर फिर संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए, तब फिर उस राज्य में उस दिन से विधान परिषद का गठन हो जाएगा, है ना। इस तो विधान परिषद गठन के लिए केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका हो गई। ये है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? तो 4 माह के लिए रोक सकती है। देखिए, विधान परिषद मतलब विधानसभा में कोई विधेयक पारित हो गया, वो जाएगा विधान परिषद में, जिस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है। तो विधान परिषद मैक्सिमम उस विधेयक को कितना दिन रख सकते हैं? 4 माह तक रख सकते हैं। ये उसके बाद फिर उनको लौटाना होगा, या नहीं तो उस पर हस्ताक्षर मतलब उसको पारित करके राज्यपाल के पास भेज देना होगा ताकि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर सके। ठीक है ना, ये चीज़ है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखिए, 163 क्या कहता है? राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है। जिस प्रकार से केंद्र में अनुच्छेद 74 कहता था कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक उसी प्रकार से 163 कहता है कि राज्यों में राज्यपाल को सलाह और परामर्श करने के लिए जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा, है ना। तो ये चीज़ है। 164 क्या कहता है? राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। और इसी अनुच्छेद 164 में कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति जो है राज्यपाल करेंगे, है ना। ये चीज़ है। अगर केंद्र से तुलना करें तो अनुच्छेद 75 में यही बात कहता है प्रधानमंत्री के संदर्भ में और अन्य मंत्रियों के संदर्भ में। और साथ ही साथ यह कहा कि मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और केंद्र में लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा। तुलना थोड़ा थोड़ा इसलिए कर दे रहे हैं ताकि याद करना आसान हो जाए। 164 हो गया। 166 देखिए, राज्य सरकार के कार्य का संचालन से संबंधित विधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। 167 क्या कहता है? राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मतलब मुख्यमंत्री का कर्तव्य है या मंत्रिपरिषद का कर्तव्य है कि राज्यपाल को शासन प्रशासन से संबंधित सूचना प्रदान करे, जो सूचना राज्यपाल मांगे हैं, है ना। तो ये है, यही चीज़ केंद्र के संदर्भ में 78 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए सूचना या प्रधानमंत्री मुहैया कराएंगे। या कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जो राष्ट्रपति को शासन प्रशासन से संबंधित सूचना प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 78 में है, यहाँ अनुच्छेद 167 में। ठीक है, ये चीज़ है, सेम बात है। अगला है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, विधानसभा क्या करते हैं 169 के तहत कि एक विशेष बहुमत से पारित करते हैं, है ना, जो है प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमारे राज्य में विधान परिषद की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तब वो प्रस्ताव कहाँ जाता है? संसद के पास। संसद में साधारण बहुमत से अगर वो पारित हो गया तो समझ जाइए कि जो है उस राज्य में उस दिन से विधान परिषद स्थापित हो जाएगा। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 के तहत कि कहा गया है कि विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या किस अनुपात में होगी, है ना। तो इसके बारे में 170 कहा गया है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इसका मतलब समझिए कि राज्य विधानसभा में एमएलए जिसको कहते हैं,
एमएलए का निर्वाचन कौन करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सदस्यों का निर्वाचन कराता है और राज्यों के विधानमंडल के सभी सदस्यों का निर्वाचन करवाता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराता है, लोकल बॉडीज के प्रतिनिधियों के निर्वाचन करवाते हैं, जैसे कि नगर निगम का चुनाव, जैसे कि पंचायती राज में जिला परिषद सदस्यों का चुनाव, है ना, जैसे कि है ना ग्राम पंचायतों के सदस्यों का मुखिया वगैरह का चुनाव, है ना, ये चीज़ वो राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। अब भारत का निर्वाचन आयोग विधानमंडल के सभी सदस्यों का, है ना, राज्यों में और केंद्र के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सीटों का ये भी जानना जरूरी है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो है जिस प्रकार से राज्यसभा संसद में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से राज्यों के विधानमंडल में विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधान परिषद उच्च सदन होता है और यह निरंतर चलने वाली सदन है। मतलब है कि इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो उतना ही सदस्य को भर लिया जाता है, जो है ना, तो इसलिए यह निरंतर चलने वाली संस्था है। लेकिन केंद्र में लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्य में विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ये है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। समान नागरिक संहिता को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि जितने भी समुदाय और संप्रदाय और धर्म के लोग हैं, सबके लिए एक समान कानून हो। ये नहीं कि किसी धर्म विशेष के लिए शादी, विवाह, तलाक और जो है उत्तराधिकार से संबंधित अलग अलग कानून हो, है ना। तो ये चीज़ अलग जब सेम हो जाए, समान हो जाए, है ना, तो उसको कहते हैं समान नागरिक संहिता। तो अभी यह जो है गोवा में लागू है, पूरे भारतवर्ष में यह नहीं है लागू। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राज्य का विधानसभा स्पीकर जो है उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक, ये चीज। अगला है देखिए, अगला है देखिए जो है विधानसभा के सदस्यों की निर्णयताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। निर्णयताओं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशंस। विधानसभा के सदस्यों का कोई अगर निर्णयताएं हैं, उससे संबंधित कोई मामला है, तो उसका सुनवाई और उसका जो निर्णय कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का अगर वो उल्लंघन किया है, तो उसका जो है कौन करेंगे निर्णय? तो राज्यपाल करेंगे। अगर दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, तो वो कौन करेंगे निर्णय? तो जिस सदन का वो सदस्य है, उस सदन के पीठासीन करेंगे, इन द सेंस उस सदन के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अगला है देखिए, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा अगर भंग हो भी गया है, तो विधानसभा के अध्यक्ष का पद 6 माह तक बना रह सकता है ना, ये चीज़ है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है ना, एक पारित करके कि हाँ विधायकों का वेतन कितना होगा, मंत्रियों का वेतन क्या होगा। मंत्रियों को वेतन मंत्री के रूप में नहीं मिलता, उनको एक सदन के सदस्य के रूप में ही मिलता है, चाहे वो किसी भी सदन के सदस्य हो। अगर विधानसभा के हैं तो एमएलए के रूप में सदस्य मिलता है, लेकिन मंत्री अगर हैं तो उनको एक विशेष तौर पर भत्ता, लाभ वगैरह ज़्यादा मिलता है, इसलिए उनका वेतन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मूल वेतन समझिए उनको सदस्य होने के नाते मिलता है, ये बात है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल जो है थे? तो 56 में जो थे, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, है ना, तो उससे में जो है 5 राज्य को द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था, है ना, द्विसदन वाला। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी, है ना, सुचिता कृपलानी, है ना, ये है। अगला है देखिए, यूपी में जो है सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल महिला और मुख्यमंत्री भी प्रथम महिला यूपी में ही हुई, जो कि सुचिता कृपलानी थी। चलिए आगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक रही थी। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में।
विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, राज्यवार देख लीजिए। विधानसभा में जो है आंध्र प्रदेश में देखिए 175 सीट है, असम में 126, छत्तीसगढ़ 90, गुजरात 182, हिमाचल प्रदेश 68, कर्नाटक 224, मध्य प्रदेश 230, मणिपुर 60, मिजोरम 40, है ना, उड़ीसा जो है 147, राजस्थान 200। इस प्रकार से देखिए गोवा, बिहार में देखिए 243 है ना, अरुणाचल प्रदेश 60। एक चीज़ समझिएगा कि संविधान में एक बात कहा गया है कि किसी भी विधानसभा में, है ना, 60 से कम सदस्य नहीं होगा, 60 से कम सदस्य का प्रावधान नहीं होगा विधानसभा में। लेकिन कुछ राज्य में आप देख रहे होंगे 40 सीट भी है ना, तो ये अपवाद स्वरूप है। अपवाद स्वरूप कहा गया है कि कुछ राज्य में अपवाद स्वरूप 40 सीट 60 से कम होंगे, लेकिन 60 जो है मिनिमम इसको एक माना गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा है किसमें है, तो दिल्ली में है 70 सीट, पुदुचेरी में है 30 सीट, जम्मू कश्मीर में है 83 सीट। देखिए, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करते हैं। जितने मंत्री होते हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं मुख्यमंत्री के सलाह पर। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल ही पहले करते हैं, तब मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पद से कभी भी हटाया जा सकता है मंत्रियों को मुख्यमंत्री के कहने पर। मंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, उनसे त्यागपत्र लिया जा सकता है। किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के कहने पर। उच्च न्यायालय देखिए हाई कोर्ट में देखिए क्या है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अभी क्या है कि पूरे भारतवर्ष में 25 हाई कोर्ट है ना, वर्तमान में। शुरुआत में कम था, बढ़ता गया, इसलिए ये है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है, लोग संचित निधि मार के आ जाते हैं केंद्र का, है ना, तो ये चीज़ है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। कौन सा उच्च न्यायालय यह दिया था? तो यह दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे पहले, है ना। ये गैर कानूनी बताया था 3 तलाक को। बाद में इस पर फिर निर्णय हुआ, है ना, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी निर्णय हुआ, संविधान पीठ गठित हुआ, है ना, इसके लिए ये है। आगे देखिए कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्य समिति होते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना, ये चीज होते हैं, ठीक। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये कहा गया है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए 3 सदस्य समिति कौन कौन होते हैं? तो पहला ये हो गए, दूसरा ये हो गए, ये तीसरा ये हो गए। और जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देंगे तो वो किनको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। मुख्य जो है सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना होगा तो किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। कोई भी, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का वर्ष है 65 वर्ष। केंद्र से भी थोड़ा थोड़ा तुलना करते चलिए तो अच्छा है। इसको देखते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उसे लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। मतलब परमादेश, देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी होता है। रिट जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वही चीज़ रिट जारी, 5 ठो रिट जारी होता है। वही 5 ठो रिट जो है हाई कोर्ट से भी जारी होता है 226 के तहत, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर। तो अब यहाँ बात है, रिट जारी होता है तो उसमें 5 ठो रिट होता है। तो कौन कौन होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, प्रतिषेध, है ना, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इस तरह का। तो ये परमादेश क्या होता है? तो जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत किसी व्यक्ति अथवा संस्था को
उसके दायित्व निर्वहन हेतु रिट जारी होता है। मतलब आपका दायित्व है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए कि तुम्हारा ये काम है, तुम करो, तुम्हारा जो है ये अधिकार, तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये काम करो। परमादेश हमारा मतलब मैंडमस, हमारा आदेश है कि तुम इस काम को करो, ये जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से 32 के तहत, हाई कोर्ट से 226 के तहत ये चीज़। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? 25। ये बात हम पहले ही कर दिए। संपत्ति का अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है ना, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है, जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है ना, ये है संपत्ति का अधिकार। अब मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया है, इसको अब वैधानिक अधिकार के दायरे में रखा गया, कानूनी अधिकार के दायरे में रखा गया है अनुच्छेद 300A में, है ना। 300A कहिए चाहे 300 क कहिए। अगला है देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। ठीक है ना, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी अपना क्षेत्राधिकार था, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, मतलब क्षेत्राधिकार का मतलब होता है पावर। तो मूल क्षेत्राधिकार में वो देखते थे केंद्र और राज्य के बीच में अगर संबंध बिगड़ गया तो उस मामलों को देखते थे। अपीलीय में किसी भी प्रकार के अपराध जो नीचे से हाई कोर्ट में जो असंतुष्ट व्यक्ति है उस मामलों को सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता, तो उस कौन सा क्षेत्राधिकार हो गया, है ना, अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को अगर किसी कानूनी चीज़ों को जानना होगा, परामर्श लेना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह परामर्श करे, तो ये है। लेकिन हाई कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह जो है परामर्श करे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर कानूनी कोई संवैधानिक संबंधी कोई परामर्श मांगेंगे तो वो हाई कोर्ट से नहीं मांगेंगे, है ना, तो ये चीज़ है। बाकी अपीलीय क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट को भी है निचले कोर्ट के विरुद्ध, और मूल क्षेत्राधिकार भी है हाई कोर्ट को, ये चीज़ है, लेकिन परामर्श संबंधी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? अधीनस्थ न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट से नीचे वाला न्यायालय जो कि जिला स्तर पर होता है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो इसको कौन सी शक्ति कार्य परीक्षण कौन सी याचिका करती है? मतलब अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण करती है। उत्प्रेषण रीट के माध्यम से अगर अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा होता है तो आप उस मामले को जो है रोक लगा करके उसे हाई कोर्ट में ले जा करके जो है उस मामलों को चलवा सकते हैं। ये मूल अधिकारों संरक्षण जो है मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आता है, लेकिन अनुच्छेद अलग अलग है। जो है मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है 32 के तहत वहाँ संरक्षण मिलेगा आपको, और हाई कोर्ट में 226 के तहत संरक्षण मिलेगा। दोनों अनुच्छेद के तहत सेम रिट जारी होता है उल्लंघन करने वाले संस्था के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, है ना। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता? अधिकरण न्यायालय, ट्रिब्यूनल जज, है ना, ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है भारत संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं जो है आता है ट्रिब्यूनल कोर्ट। ट्रिब्यूनल कोर्ट का मतलब होता है कि एक प्रशासनिक स्तर के लोग न्याय करते हैं, है ना, तो उसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। किसी खास मुद्दे को, जैसे कि ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जैसे कंज्यूमर कोर्ट है ना, किसी मतलब उसमें न्यायपालिका की भीड़ को कम करने के लिए कुछ ऐसे विवादों को सुलझाने का प्रयास, है ना, प्रशासनिक स्तर पर ही कर लिया जाता है, तो उसको ट्रिब्यूनल कहते हैं। अगला देखिए, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है, तो 214 क्या कहता है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। प्रत्येक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का जो उल्लेख है अनुच्छेद 214 में है। हालांकि उसमें यह अपवाद भी है कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, जिस प्रकार से वहाँ अनुच्छेद 129 होता था सुप्रीम कोर्ट में अभिलेख न्यायालय के रूप में। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह हो गया कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में 215 है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 129 है, सेम चीज़ अभिलेख न्यायालय।
अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है जितना भी निर्णय उस न्यायालय में हो रहा है, किसी भी जज के द्वारा दिया जा रहा है किसी भी मामलों में, उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि आने वाले भविष्य में उसका संदर्भ लिया जाए, है ना, या उसको अगर ज़रूरत पड़े तो उस मामलों को फिर से देखा जाए। ये बात है, रिकॉर्ड के तौर पर रखना। एक 216 कहता है उच्च न्यायालय का गठन करने की बात कहता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं, मतलब न्यायाधीश पद के लिए क्या योग्यताएं होगी, योग्यता के बारे में बताता है 217। 218 कहता है उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना है, ये बात है। 219 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण संबंधित है, शपथ ग्रहण का करने के बारे में कहा गया है। 220 अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ किससे लेते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, राज्य के मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को तो राज्यपाल देते हैं। 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध का मतलब वकालत नहीं कर सकते, जब जो जज बन गए हैं तो वकालत नहीं कर सकते। 221 कहता है कि न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है। 222 जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है, इसके बारे में जो रीति है वो 222 में कहता है ना। उसके बाद देखिए 223 क्या कहता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी जरूरत पड़ने पर 223 के तहत। तो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेंगे। राज्य के जो हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है कि एक इमरजेंसी के तौर पर जब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, उनका पद खाली रहेगा, तो कार्यवाहक के तौर पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है ना। तो ये चीज़ है। 224 कहता है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन शपथ कौन दिलाएंगे, तो राज्यपाल दिलाएंगे हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। ये 224A क्या कहते हैं, उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति किया जाता है 224A के अंतर्गत। 225 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या होगा, है ना, जैसे कि मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार आदि आदि, ठीक है। ये 226 क्या कहता है, कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय को शक्ति है, जैसे कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। 226A क्या कहता है, 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की, है ना, संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, निरस्त कर दिया गया। 226A को हटा दिया गया है संविधान से। 227 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है, मतलब है 227 कहता है उच्च न्यायालय जो है बाकी उस राज्य के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य छोटे निचले स्तर के कोर्ट जो भी होते हैं, उस पर जो है अधीक्षण करते हैं, सुपरविजन करते हैं का शक्ति हाई कोर्ट को है ना। अधीक्षण मतलब हो गया कि उनके अंदर आते हैं, हाई कोर्ट के अंदर आते हैं ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। उसके बाद देखिए 228 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण करना 228 कहता है, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, हाई कोर्ट के पास वो व्यक्ति गया, बोला कि नहीं हम यहीं पर मामला लाया जाए, तो 228 के तहत वह मामला हाई कोर्ट आ जाएगा, फिर वहाँ सुनवाई होगी। 228A क्या कहता है, राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान, ये भी हट गया है, निरस्त कर दिया गया है। 229 क्या है, पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय से संबंधित है, मतलब उच्च न्यायालय में जो भी पदाधिकारी होंगे, सेवक होंगे, कर्मचारी होंगे, उसके बारे में व्यवस्था किया गया है। 230 के उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये कहता है। और एक 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की भी स्थापना, जैसे कि कुछ राज्य हैं जिसे 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय काम करता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाइएगा तो, है ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम करते हैं, है ना, जैसे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के बात लीजिए, अंडमान निकोबार के लिए भी वो काम करते हैं, ये चीज़ें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हाई कोर्ट में नियुक्त होते हैं, लेकिन उनको पेंशन कहाँ से मिलता है, पेंशन मिलता है भारत के संचित निधि से। पेंशन मिलेगा भारत के संचित निधि से, अब वेतन मिलेगा राज्य के संचित निधि से, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार, मतलब हर उच्च न्यायालय का कुछ 2-3 ठो पीठ है ना, अलग अलग शहरों में। वहाँ राज्य के लोगों को सुविधा देने के लिए, है ना, कि सुनवाई जो है उनके घर के आसपास ही हो जाए, इस तरह से। जैसे कि बंगाल में बंगाल का जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता में मुख्यालय है, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट है तो इसका जो है 1862 में गठन हुआ था, और यह पश्चिम बंगाल के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है, क्षेत्र इनमें आते हैं। कोलकाता, मुख्य पीठ कोलकाता में है, और पीठ जो है एक इसका खंड जो है पोर्ट ब्लेयर में भी खंडपीठ है, इसका सेक्शन है ना, ब्रांच ऑफिस कह सकते हैं, ब्रांच। मुंबई का जो है हाईकोर्ट मुंबई 1862 में बना था। महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली और दमन दीव के और गोवा के लिए यह है, मतलब 2 से अधिक राज्यों के लिए हो गया ना ये, गोवा और झारखंड, महाराष्ट्र के लिए हो गया, दादर नगर हवेली के लिए हो गया। मुंबई में मुख्यालय है इसका हाई कोर्ट का, मुंबई हाई कोर्ट का, और इनका जो खंडपीठ है वह है नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद है, बिहार में भी औरंगाबाद है, तो ये महाराष्ट्र वाला है ना, ये चीज़ है। मद्रास हाई कोर्ट देखिए 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। तमिलनाडु, पुदुचेरी, मद्रास में इसका सिर्फ एक ही जगह मुख्यालय है ना, ब्रांच नहीं है इसका। अगला है देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट, 1884 में स्थापना हुआ था, कर्नाटक क्षेत्र आता है इसमें। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1886 में गठित हुआ था, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है इसमें। लखनऊ में इसका, इलाहाबाद में इसका हेड ब्रांच है, और लखनऊ में इसका खंडपीठ है, ठीक है ना, तो ये बात है। पटना हाई कोर्ट 1916 में बना था, बिहार, पटना में है ये। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट 1928 में बना था, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू क्षेत्र में आता है ये। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है आपका 1936 में बना था, मध्य प्रदेश के एरिया को कवर करता है। जबलपुर में इसका मुख्यालय है, इंदौर और ग्वालियर में इसका खंडपीठ है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट देखिए 1947 में बना था, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को ये कवर करता है। चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है ना, हेड ब्रांच है। गुवाहाटी की हाई कोर्ट देखिए 1948 में स्थापित हुआ था, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए सम्मिलित रूप से जो है काम करता है, और गुवाहाटी में इसका जो है मेन ब्रांच है, और कोहिमा, इम्फाल और अगरतला में इसके खंडपीठ हैं। ओडिशा हाई कोर्ट देखिए 1948 में ही बना था, ओडिशा में है, और कटक ओडिशा क्षेत्र को कवर करता है, और यह कटक जो है इसका जो है हेड ब्रांच है। उसके बाद देखिए ओडिशा हो गया। राजस्थान देखिए 1949 में बना था, राजस्थान, और जोधपुर जो है इसका मुख्यालय है, मतलब हेड ब्रांच है, और जयपुर और में खंडपीठ है। आंध्र प्रदेश, कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कुछ राज्य के राजधानी में नहीं होकर के दूसरे किसी शहर में उसका मुख्यालय, जैसे कि यूपी का हाई कोर्ट देखिए इलाहाबाद में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और खंडपीठ है लखनऊ में, ये बात। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का देखिए 1954 में स्थापित हुआ था, आंध्र प्रदेश क्षेत्र कवर करता है, अमरावती इसका मेन है। केरल लक्षद्वीप कवर करता है, एर्नाकुलम में इसका मुख्यालय है। गुजरात, एर्नाकुलम वाला ये पूछा जाता है केरल। गुजरात हाई कोर्ट का देखिए 1960 में स्थापित हुआ था, गुजरात में है, और अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में है, ठीक है ना, कवर करता है दिल्ली को हाई कोर्ट। दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट भी। हिमाचल प्रदेश देखिए 1967, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1967 में स्थापित हुआ था, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र को कवर करता है, शिमला इसका मुख्यालय है। सिक्किम देखिए, सिक्किम 1975 में स्थापित हुआ था, सिक्किम क्षेत्र को कवर करता है, गंगटोक इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर, है ना, ये है। विशेष देखिए, विशेष है 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, है ना। सभी केंद्र शासित प्रदेश लगभग दिल्ली को छोड़कर किसी न किसी 8, या अब नहीं होगा, दिल्ली को छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेश किसी न किसी राज्य के हाई कोर्ट वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विशेष देखिए 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी और मध्य प्रदेश व राजस्थान के स्थायी खंडपीठ हैं, है ना, स्थायी खंडपीठ है। और केवल कर्नाटक और उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जो है बेंगलोर की 2 सर्किल खंडपीठ है, बंगाल की 2 सर्किल खंडपीठ है, और नहीं, केवल कर्नाटक का जो है उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बेंगलोर है, और 2 सर्किल खंडपीठ है जो कि धारवाड़ और गुलबर्ग में है, ये बात है।
न्यायालय में जो है, न्यायालय में कार्यवाही संलंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने मतलब निचले अदालत में कोई कार्यवाही लंबित है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में गए या सुप्रीम कोर्ट गए, रिट जारी कराए, तो कौन सा रिट जारी कराएंगे? प्रतिषेध कराएंगे, प्रोहिबिशन। तो वह जो है लंबित मामला को हाई कोर्ट अपने पास बुला लेगा और उस पर फिर अपना निर्णय सुनाएगा। उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय कोर्ट शामिल नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के में आता है लेकिन हाई कोर्ट में नहीं। उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय नहीं आता है। मतलब अधीक्षण शक्ति का मतलब है उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में निचले स्तर के जो भी न्यायालय आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, और निचले स्तर के जो भी कोर्ट हैं वो सब कोर्ट आते हैं, लेकिन सैन्य न्यायालय नहीं आता है, मार्शल कोर्ट नहीं आता है। मार्शल कोर्ट सिर्फ सीधे अपील में जाएगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है, लेकिन ना कि उच्च कोर्ट के, उच्च न्यायालय के। मतलब सैन्य न्यायालय में जब कोई व्यक्ति असंतुष्ट है ना, कोई सैन्य कर्मचारी वहाँ के न्याय से, तो वह कहाँ अपील करेगा? हाई कोर्ट नहीं करेगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी। तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, है ना। ये है। अगला देखिए, अगला है टॉपिक केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस भी हम लोग इसी में देख लेते हैं, है ना। हालांकि यह दूसरा संविधान का दूसरा भाग के अंतर्गत आता है, मतलब अगले भाग के अंतर्गत आता है ना। तो